नमस्कार, 22 का महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। राजभवन पहुंचे हैं सीएम योगी, सीएम पद से देंगे इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा सौंपेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पद से इस्तीफा देंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो होली से पहले जिस तरीके से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नई सरकार का गठन हो जाएगा, उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे योगी आदित्यनाथ। राजभवन में पहुंच चुके हैं और होली से पहले जो नई सरकार गठन करने की खबर लगातार न्यूज स्टेट आपको दे रहा था, उसको और भी ज्यादा बल मिलता दिख रहा है यहां पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे हैं राजभवन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को वो इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार गठन होने की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। आज बैठक भी की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तमाम अपने मंत्रियों को उन्होंने इस दौरान आमंत्रित किया था। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मिलने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और इस मुलाकात के बाद अब राजभवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम पद से इस्तीफा देंगे और जल्द ही वो तारीख भी सामने आ जाएगी जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। तो सीएम पद से इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं राजभवन, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि चुनाव में होता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है और पता लग जाता है कि सत्ता आखिर किस तरफ गई है या जो परिणाम आ जाते हैं, उसके बाद एक औपचारिकता होती है और सीएम को इस्तीफा देना होता है। फिर अगला जो सीएम है उसकी शपथ के लिए राजभवन उन्हें आमंत्रित करता है और तारीखें तय होती हैं। बस वही औपचारिकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुमत 3/4 बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर के आ गई है। फिर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही शपथ लेना है, लेकिन इस औपचारिकता को पूरा करना है। राजभवन में त्यागपत्र देने के बाद वो जब तक दूसरी बार शपथ नहीं ले लेंगे तब तक उसी स्थिति में बने रहेंगे और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये भारतीय जनता पार्टी फिर से 3/4 बहुमत के साथ आ गई है, इसलिए बाकी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक औपचारिकता है जो कि हर चुनाव में होता है और जहां पर भी सरकार पुनः सत्ता में आती है तो वहाँ पे तो ये सामान्य रूप की प्रक्रिया है। उसके बाद कोई राजभवन से इस तरह की बात नहीं होती है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। सरकार का दावा भी पेश हो जाता है और फिर शपथ ग्रहण की तैयारियां और उसकी तारीखें तय करनी बाकी रह जाती हैं। जी आलोक जी, मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, सीएम योगी के अलावा ना कोई चेहरा है और ना किसी की दावेदारी हो सकती, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव ही उनके फेस पर लड़ा है। लेकिन बाकी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनमें बदलाव हो सकता है या फिर उनका कार्यकाल बना रहेगा? इस बारे में क्या कोई जानकारी है? देखिए, बात मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया 2022 का, इसलिए कोई वो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन जहां तक बात ये है कि आगे का क्या होगा, तो उसके लिए संगठन और दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व है और आरएसएस, इन सब के बीच में जरूर मंत्रणा हो रही है, मंथन हो रहा है। बल्कि हम थोड़ा आपको दिखाना भी चाहेंगे इस तरफ कि देखिए किस तरह से यहाँ पे फ्लीट लगी हुई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री 5 कालीदास चौराहा है और आप देखिए कि किस तरह से भीड़ है। यहाँ अंदर मंत्रिमंडल के साथी 5 कालीदास जो आवास है मुख्यमंत्री का, वहाँ पर बैठक हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि त्यागपत्र वहाँ सौंपना है राजभवन का। बाकी मंत्रिमंडल का स्वरूप की बात करें तो वो शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है उनको भी देखा जाएगा। आज ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स मिले थे, जिसमें 2017 के बाद जो 2022 की तस्वीर निकल के आई है उसमें ये जरूर देखा जा रहा है कि वोट बैंक कैसे मजबूत हुआ है। लगभग 45% के आसपास वोट बैंक बढ़ा है, तो उसको किस तरह से
एक तौर पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा क्षेत्र के लिहाज से, वोट के लिहाज से, जात के लिहाज से, तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री को लेकर के अभी भी ये पक्का नहीं कहा जा सकता है कि 2 होंगे, 4 होंगे या नहीं होंगे। जी बिल्कुल, 2 होंगे, 4 होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी नहीं कहा जा सकता। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो राजभवन जाने से पहले सीएम योगी ने बैठक ली, तमाम अपने मंत्रिमंडल के साथियों को उन्होंने बुलाया। बैठक पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। आज हम लोग का मंत्रिमंडल आपस में मिला था और जाहिर सी बात है इस मंत्रिमंडल के बाद अंतिम बैठक थी इस कार्यकाल की। अच्छा। नहीं, निश्चित रूप में नई विधानसभा के गठन के लिए आग्रह होगा। अच्छा। और जिसमें विधानसभा का विघटन के लिए निश्चित रूप में वो आग्रह कर सकते हैं। तो 22 के महासमर के नतीजे सबके सामने हैं। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ योगी फिर से आए हैं तो विपक्ष के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। बताएंगे आपको किस क्षेत्र से बीजेपी की ताकत कितनी रही है। तो आपको बता दें, एक तरफ योगी का दम तो दूसरी तरफ बेदम अखिलेश का सियासी संकट नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, महासंग्राम के महानतीजों की हम बात करेंगे और क्या उनके मायने हैं वो भी बताते हैं। तो जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, परिणाम आ गई है और यूपी के जो नतीजे हैं वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको प्रतिशत क्या कुछ रहा वो भी दिखाते हैं। तो ये वो वोट प्रतिशत है जिसमें लगभग 41.29% जो है वोट शेयर बीजेपी ने पाए। और आपको बता रहे ये इनका प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है, लगभग 32.1% वोट शेयर उनका रहा है। बाकी की अगर हम बात करें तो बीएसपी का वोट प्रतिशत काफी डाउन हुआ है पिछले चुनाव की अपेक्षा। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मात्र 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। तो बीजेपी की अगर हम बात करें, पिछली बार से ज्यादा वोट प्रतिशत रहा है, इजाफा करने में कामयाब जरूर हो पाए हैं। और पूर्वांचल में क्या कुछ वोट प्रतिशत रहा है, किस आधार पर लोगों ने वोट किया है, किस पार्टी को कितना प्रतिशत मिला, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगभग 81 सीटें पूर्वांचल में बीजेपी ने उनको मिली हैं। और एसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी 53 सीटों पर उन्हें संतोष करना पड़ा है। बीएसपी मात्र 1 सीट पर सिमटी। कांग्रेस को जो 2 सीटें मिली हैं वो भी पूर्वांचल में ही मिली हैं। तो ये वो नतीजे हैं जिसको लगातार इंतजार भी था। और अवध की अगर हम बात करें तो अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 83 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी 26 पर रही है। बीएसपी यहां पर खाता नहीं खोल पाई, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला। और ये वो आंकड़े हैं अवध क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी का प्रभाव हमेशा से माना जाता रहा है। बुंदेलखंड में पिछले 2017 विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत हासिल किया था बीजेपी ने। और इस बार बुंदेलखंड में बीजेपी 16 सीटें उन्होंने पाई हैं। 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। बीएसपी कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला है। तो हर एक अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाए और प्रतिशत क्या रहा है वो भी हमने आपको बताया। और अगर हम बात करें तो पूरी विधानसभा की तस्वीर को देखा जाए तो कुल 403 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और बीजेपी के साथ में जो उनके गठबंधित दल हैं, चाहे हम बात करें अपना दल एस की, चाहे हम बात करें निषाद पार्टी की, तो ये बीजेपी के वो सहयोगी दल थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। और बीजेपी ने 273 सीटें यहां पर जीती हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो इनके साथ में बहुत सारे जो गठबंधन के दल थे, छोटे छोटे दल रहे हैं। उनमें से सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो एक बड़ा दल था। उनका इस बार सीटें भी बढ़ी हैं, 6 सीटें इस बार उन्हें मिली हैं। और कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अकेले 111 सीटें लाई है और 125 सीटें समाजवादी पार्टी को कुल जो उनका गठबंधन रहा है उसको मिली है आरएलडी को मिलाकर। तो बीएसपी की अगर हम बात करें तो 1 सीट मिली है सिर्फ बीएसपी को। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो मात्र 2 सीटों से उन्हें संतोष करना पड़ा है।
तो हमारे सहयोगी आलोक पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, आपके पास आएंगे। ये हम तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं जो कल से पहले खचाखच भरी नजर आ रही थी। लगातार नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर लग रहा था। कुछ अधिकारी भी यहां पर जाते देखे गए हैं, लेकिन आज वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, परिंदा भी नजर नहीं आ रहा है। आलोक, चलिए आलोक से हम दोबारा जुड़ेंगे। ये तस्वीरें हैं जब राजभवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की। पुष्प गुच्छ उनको भेंट करके उन्होंने उनसे मुलाकात की शुरुआत की। और जिस तरीके से बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है, अंग वस्त्र पहनाए हैं आनंदीबेन पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को, उनको शुभकामनाएं प्रेषित की और तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस दौरान इस्तीफा सौंपते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना एक पहला कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद इस्तीफा सौंप रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा सौंपा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो अपना 5 वर्ष का पहला कार्यकाल पूरा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होने वाली है और होली से पहले ही आपको बता दें शपथ भी होने की पूरी उम्मीद व्यक्त की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा है इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, योगी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये औपचारिकताएं होती हैं जिसको पूरा करना ही होता है। और अब फिर से उत्तर प्रदेश की शपथ लेते नजर आएंगे। बाकी मंत्रिमंडल क्या होगा, उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी भी सवाल हैं जो अब से कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा। जिस दिन शपथ होगी उस दिन ये क्लियर कर दिया जाएगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आलोक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, आपके पास आएंगे। इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अब से ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि अब जिस तरीके से इस्तीफा सौंप दिया वो इस पद पर बने जरूर रहेंगे, लेकिन अब शपथ की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा ये एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि बीजेपी 2/3 बहुमत से फिर आ गई है और सीएम योगी के तौर पे उन्हें फिर शपथ लेना है और अब शपथ के लिए तैयारियां ही शुरू होनी है। शपथ की तारीख तय करनी है, क्योंकि मोटा मोटा जिस तरह से नतीजे आए थे, लगभग अगर हम भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों की बात करें, संगठन के उन वरिष्ठ लोगों की बात करें और केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, तो एक खाका तो पहले ही खींच लिया गया है कि इस बार की सरकार में कौन से चेहरे रखे जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कैबिनेट में और कौन होंगे। एक रूपरेखा बन चुकी है। इसको अगर दिल्ली में जाकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 या 2 दिन के अंदर दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर जितने शीर्ष नेतृत्व हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस जीत के बाद वो पहली बार वहां जाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे। जेपी नड्डा से औपचारिक मुलाकात होगी, अमित शाह से मिलेंगे जो कि यूपी के लिए चाणक्य कहे जाते हैं। और उसके बाद जैसा मैं आपसे कह रहा था कि 2017 के बाद 2022 के जो नतीजे बदले हैं, जो वापस भारतीय जनता पार्टी ने 37 सालों के बाद कर दिखाया, एक रिकॉर्ड तोड़ा है, एक इतिहास बना दिया है। तो एक चीज जो आज निकल के आ रही है कि खास तौर पर अगर हम 7वें चरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चरण सबसे चैलेंजिंग रहा है। तो इसका मतलब है कि वहां से जरूर प्रतिनिधित्व रहेगा। 7वां चरण वो है जो मऊ का है, गाजीपुर का है और उन सब इलाकों के, देवरिया की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं जहां से प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिल सकता है। कोई नया चेहरा भी आ सकता है, अच्छा विभाग मिल सकता है। दूसरी बात करें तो जो वरिष्ठ हैं, अगर हम सुरेश खन्ना की बात करें और दूसरे नेताओं की बात करें तो हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी चल रहा है सूर्य प्रताप शाही, ऐसे नाम हैं। अगर हम और बात करते हैं तो AK शर्मा जो कि पिछली बार नहीं थे लेकिन उनका भी नाम चलने लगा है। ब्रजेश पाठक को और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरह के कुछ नाम चलने लगे हैं, लेकिन
महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस्तीफा देने के बाद शपथ ग्रहण की इसका मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो हम लोग की जानकारी है या तो 15 तारीख या 16 तारीख, ये 2 तारीखें ऐसी हैं जब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ फिर से शपथ ले सकते हैं और उसके बाद कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट के चेहरे भी लगभग तय होते दिखाई देंगे। तो इस बार का कैबिनेट हम थोड़ा सा नया जरूर देख सकते हैं। कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो कि पहली बार विधायक हों, लेकिन सभी का समीकरण होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का ब्रेन अगर कहा जाए, इसमें जो ब्रेन चाइल्ड है वो यही है कि बेहतर करना है 2024 के लिए। अभी से ही सोच करके, अभी से ही रणनीति बना करके चलेंगे जिससे 2024 को कहीं बेहतर चुनाव लड़ सके। जी अब बिल्कुल कहीं बेहतर चुनाव 2024 के लिए हो, ऐसा बीजेपी पूरी तैयारी करके अभी से चलेगी। और आलोक जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। हम दर्शकों को इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफे सौंप रहे हैं, इस्तीफा सौंपने के दौरान की उनकी तस्वीर, और इससे पहले एक तस्वीर जो हमने देखी थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तस्वीर थी, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा नजर आ रहा था। और कल तक और कल से पहले तक वहां पर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भारी भीड़ नजर आती थी, कुछ अधिकारी भी वहां पर जाते दिखते थे, लेकिन आज वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। बिल्कुल, देखिए ये तो आप मान लीजिए कि मतलब जब चुनाव होता है, जहां सत्ता आ जाती है वहां उत्सव होता है, जश्न होता है, जो कि हमने कल भारतीय जनता पार्टी में देख लिया था किस तरह से होली खेली गई थी रंगों की। हाँ, समाजवादी पार्टी के बाहर जो सन्नाटा है, जो अगर कहा जाए कि पूरी सड़क सुनसान हो गई है, पार्टी के बाहर भी कोई नहीं है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो चुनाव के परिणामों से पहले ये वो उनकी अपनी भी ये थी कि सरकार बना रहे हैं। एक वैकल्पिक सरकार के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था। अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो लगभग वहां पर इस तरह की तैयारी थी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। ऐसे सब माहौल में जब नतीजे उल्टे आए, नतीजे इस तरह के आए कि सरकार बनाने की तो छोड़िए, बहुमत से भी काफ़ी दूर हैं, तो निश्चित तौर पे इस वक्त वो लोग चिंतन मंथन में हैं। जहां तक जानकारी है कि अखिलेश यादव हर जिले से और हर बूथ के फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर कहां पे किस तरह का नुकसान उठाना पड़ा, क्यों नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।